हेलो नमस्ते अस्सलाम वालेकुम सत श्री अकाल। वेलकम बैक टू द चैनल एवरीवन। आई होप यू गाइस आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। दोस्तों, इससे पहले आप लोगों ने मेरे चैनल पर सिर्फ ट्रैवल व्लॉग्स या तो कॉमेडी शॉर्ट्स देखे होंगे। पहली बार ऐसा होगा मैं आपको किसी और टॉपिक के ऊपर वीडियो लेकर आया हूँ। दोस्तों, एक ऐसी परेशानी है जिससे सिर्फ 30 प्लस या 40 प्लस के लोग ही नहीं, आजकल ये प्रॉब्लम तो टीनेजर्स भी फेस कर रहे हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना इसके ऊपर एक वीडियो बनाया जाए, और स्पेशली जब मैं इस चीज से गुजर रहा हूँ। अब से नहीं, बहुत सालों से मैं इस चीज से गुजर रहा था। 2014 से मैंने रियलाइज किया कि मेरे बाल थोड़े वीक हो रहे थे, थोड़े थिन हो रहे थे। थंबनेल से आपको मालूम पड़ गया होगा कि ये वीडियो किस चीज के बारे में है। वैसे ये इतनी आसान चीज नहीं है जो हर कोई इसके बारे में बात करे। थोड़ी झिझक होती है लोगों को इस चीज के बारे में बात करने के लिए। हेयर थिनिंग या हेयर लॉस या बाल्डनेस के बारे में बात करने में बहुत लोगों को शर्म आती है, मुझे भी आती थी। बट अब दूसरा कोई चारा नहीं है, हम एक दूसरे से बात करके ही किसी सोल्यूशन पर आ सकते हैं। मैंने सोचा क्यों ना इसके ऊपर एक वीडियो बनाया जाए। दोस्तों, 2014 में मुझे फील हुआ कि मेरे बाल थोड़े थिन हो रहे थे। तो मैंने पहला फर्स्ट एड जो मुझे लगा, मैं मिनॉक्सिडिल लेता हूँ। एक स्प्रे होता है, आई एम श्योर जिसको भी प्रॉब्लम है हेयर थिनिंग की या हेयर लॉस की, उसकी लाइफ में एक बार तो उन्होंने मिनॉक्सिडिल या ऐसे कोई स्प्रे यूज करे होंगे। मैं लगाता था उसको और मुझे थोड़ा डिफरेंस में फील होता था। तो इतनी ज्यादा हेयर थिनिंग नहीं थी, तो इसकी वजह से मेरा काम बन रहा था। 2 साल के बाद बहुत ही ज्यादा हेयर लॉस मुझे फील होने लगा। तो उस टाइम पर 2015 या 2016 के टाइम पर डॉक्टर बत्राज, आपने सुना होगा, उस जमाने में एक प्रोसीजर हुआ करता था जिसका नाम था मेसोथेरेपी। सेटिस्फाइड था मैं। 2-3 साल तक बाल वापस आना शुरू हो गए, मैंने छोड़ दिया जैसे हम सब करते हैं, लेकिन एक परमानेंट सोल्यूशन नहीं मिल रहा था। मैंने मेरे बालों का कुछ टेक केयर नहीं किया, तो मेरे सारे के सारे बाल चले गए। ये ट्रीटमेंट्स का ऐसा है, आप लोगों को भी पता होगा, जब तक आप वो ट्रीटमेंट ले रहे हो तब तक आपके सर के ऊपर बाल रहेंगे, वरना नहीं रहेंगे। तो मैंने सोचा चलो ये ट्रीटमेंट कौन लेगा। तो मैंने ये जो हेयर एक्सटेंशंस होते हैं जिसको आम भाषा में विग्स बुलाते हैं, मैं विग यूज कर रहा था, क्लिप वाली। वैसे 2 टाइप के विग्स आते हैं, 2 टाइप के हेयर एक्सटेंशन बोलते हैं इनको। उसको जो भी नाम देना है दे लो। हेयर विग भी बोल सकते हो आप, हेयर एक्सटेंशन भी बोल सकते हो। मैंने एक पैच के टाइप में लगाना शुरू किया। तो 2 टाइप के पैचेस होते हैं। एक होता है फिक्स वाला, तो ग्लू टाइप कुछ लेते हैं, कुछ पेस्ट लगाते हैं, यहाँ को फिक्स करते हैं, वो एक तरीका है। दूसरा तरीका है क्लिप्स आते हैं, 4 अलग अलग जगह क्लिप्स होते हैं। यहाँ पर एक क्लिप आती है, यहाँ पर आती है, पीछे का आती है और आगे का। तो इतने तो बाल थे मेरे, आगे भी क्लिप लगा सकता था। आप अगर मेरे वीडियोस फॉलो करते हो तो आपने मेरे कुछ वीडियोस में देखा होगा मैं एक्सटेंशन यूज करता था, लेकिन हर एक चीज की एक हद होती है। हेयर एक्सटेंशन से भी पक गया था मैं भी, मुझे कोई परमानेंट सोल्यूशन चाहिए था। तो एक परमानेंट सोल्यूशन के चक्कर में मैंने इतने यूट्यूब वीडियोस खंगाल दिए, हर कहीं मुझे हेयर ट्रांसप्लांट के बारे में देखने के लिए मिलता था, बट कोई भी एक कंसोलिडेटेड वीडियो बनाकर किसी ने यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर या इंस्टाग्राम, फेसबुक पर किसी ने नहीं डाला था। और ऐसा भी नहीं हुआ कि मैं कोई मेरा दोस्त, कोई रिश्तेदार, किसी ने हेयर ट्रांसप्लांट कराया हो जिनको मैं पूछकर फीडबैक ले सकूं, कैसा होता है, क्या क्या करना पड़ता है, ये सब मालूम कर सकूं। ऑप्शन ही नहीं था। तो इस वजह से मैंने सोचा क्यों ना मैं वो शख्स बन जाता हूं जिसको दूसरे देखकर फीडबैक पूछे, रिव्यूज पूछे, कैसे होता है पूछे, कैसे कराते हैं पूछे, और क्या रिजल्ट होते हैं ये पूछे। तो इसलिए मैंने सोचा क्यों ना मैं ही वो शख्स बन जाऊं। तो इसलिए मैंने फाइनली डिसाइड कर लिया मैं हेयर ट्रांसप्लांट कराऊंगा। अभी एक और दिक्कत थी कि हेयर ट्रांसप्लांट कहाँ पर कराएं, क्योंकि बिकॉज आई एम अ ट्रैवल ब्लॉगर, आई कीप ट्रैवलिंग। तो मैंने सोचा बाहर चेक करते हैं, क्योंकि बहुत बार मैंने सुना कि टर्की वो जगह है जहाँ पर आप बेस्ट हेयर ट्रांसप्लांट हो सकता है। अभी टर्की जाने में ही बहुत सारे पैसे लग जाते हैं, और मैंने मालूम भी करा टर्की में अगर आपको हेयर ट्रांसप्लांट कराना है एक अच्छी क्लिनिक से, तो आपको कम से कम 10 लाख रुपए रखने पड़ेंगे। इतना तो मैं अफोर्ड नहीं कर सकता था। तो मैंने सोचा क्यों ना और थोड़ा वेट कर लिया जाए, क्योंकि हमारा इंडिया भी किसी से कम नहीं है। तो इतना वेट करने के बाद 2023 के करीब इंडिया में भी हेयर ट्रांसप्लांट बहुत आम होने लगा। तो मैंने सोचा क्यों ना अभी करा लिया जाए, लेकिन मैंने सोचा और थोड़ा वेट कर लेते हैं, क्योंकि हेयर ट्रांसप्लांट का कॉस्ट बहुत ज्यादा था। फाइनली 2025 जो आज की बात है, मैंने फाइनली डिसाइड कर लिया कि इस बार ट्रांसप्लांट करा लेता हूँ। एक 2 या 3 हेयर क्लिनिक्स मैंने शॉर्टलिस्ट करे, फाइनली मैंने डिसाइड कर लिया है। तो दोस्तों, न्यू रूट्स हेयर क्लिनिक जो बैंगलोर में है, कोरमंगला एरिया का नाम है जहाँ पर ये क्लिनिक है। इनके और भी ब्रांचेस हैं पूरे इंडिया में, आप चेक कर सकते हो। कुछ सेलिब्रिटीज ने भी यहाँ से हेयर ट्रांसप्लांट कराया है। तो मुझे बहुत रिनाउंड लगे, और बहुत सारे रिव्यूज और बहुत सारी रिसर्च करने के बाद बजट के हिसाब से और रिव्यूज के हिसाब से मुझे सही लगी। तो मैंने डिसाइड कर लिया मैं यहाँ से कराऊंगा। तो एक दिन मैं जाता हूँ और मैं इनको मेरी प्रॉब्लम्स बताता हूँ, हेयर थिनिंग की या हेयर लॉस की या बाल्डनेस की, जो भी है। तो ये पूरा चेक करते हैं। चेक करके इन्होंने बोला मुझे 5500 ग्राफ्ट्स लगेंगे मेरे हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी के लिए। तो इसका कॉस्ट उन्होंने बताया, उसके हिसाब से दोनों के हिसाब से सही बैठ रहा था। तो हम दोनों ने एग्री कर लिया, म्यूचुअली डिसाइड करके
करके एक कॉज पर हम आ गए और डेट हमने डिसाइड कर लिया जो कल का डेट है। कल मेरी सर्जरी होगी 5500 ग्राफ्ट। जब आप वहां जाते हो तो आपको पता चल जाता है, आपका वो जो स्कैल्प है वो चेक करके आपको बता देंगे कितने ग्राफ्ट्स की जरूरत है। ग्राफ्ट्स बेसिकली होता है नंबर ऑफ हेयर, नंबर ऑफ रूट्स। जो भी आपका डोनर एरिया होता है, डोनर एरिया बेसिकली यहाँ पीछे का एरिया होता है, यहाँ से जो अच्छे खासे बाल है वहां से निकाल कर जो भी जगह आपको बाल नहीं है वहां पर प्लांट करने को हेयर ट्रांसप्लांट बोलते हैं। सर्जरी से पहले आपको कुछ टेस्ट कराने होते हैं। मुझे करीब 14 टेस्ट उन्होंने कराने के लिए दिए। उनमें से मोस्टली ब्लड टेस्ट थे और एक यूरिन टेस्ट था। मैं नीचे डाल देता हूँ जो भी टेस्ट उन्होंने मुझे कराने के लिए बोला था, आप देख सकते हो ये टेस्ट। अब अलग अलग क्लिनिक के हिसाब से अलग अलग टेस्ट होंगे। अब इसमें भी ये टेस्ट क्यों कराते हैं, ये चेक करते हैं कि आप क्या एलिजिबल हो, मतलब क्या आप फिट हो ये सर्जरी कराने के लिए। तो ये टेस्ट में ये सब मालूम होता है। मेरे में SGPT करके कुछ पैरामीटर था, उस पर थोड़ी बहुत दिक्कत थी, तो उन्होंने एक डॉक्टर के पास मुझे भेजा। डॉक्टर ने मुझे उसके ऊपर मेडिसिन दिए। 3 दिन मैंने मेडिसिन खाए, उसके बाद मैं सर्जरी के लिए रेडी हुआ हूँ। तो टेस्ट कराएंगे, उसके बाद आपको क्लिनिक बुलाया जाएगा। बाकी का जो भी है वो आपको मैं मेरे डे ऑफ सर्जरी के दिन जो भी चलता है मैं उसके हिसाब से आपको दिखाता हूँ। तो चलिए मिलता हूँ मेरे डे ऑफ सर्जरी के दिन। दोस्तों जैसे मैंने आपको बताया था आज मेरा सर्जरी वाला दिन है, तो मैं यहाँ पर आया हूँ। आपको एड्रेस बहुत आसानी से मिल जाएगा, गूगल मैप्स में आप चेक कर सकते हो। न्यू रूट्स कोरमंगला। आपकी आसानी के लिए फोरम मॉल के बाद का लेफ्ट लेंगे आप तो ये जगह आपको मिल जाएगी। मैं अभी फ़िलहाल इस क्लिनिक के अंदर हूँ। आप मेरा स्कैल्प देख सकते हो। देखिए ऐसा कुछ है ट्रांसप्लांट से पहले। तो आज मेरा ट्रांसप्लांट का दिन है। चलिए आज के दिन में क्या क्या होगा ये बता देता हूँ मैं आपको। सबसे पहले तो हेयर लाइन मार्किंग करी जाएगी, उसके बाद हेयर ट्रिमिंग होगी, फिर आपको लोकल एनेस्थीसिया दिया जाएगा, आपके फॉलिकल्स एक्सट्रैक्ट करेंगे, ग्राफ्ट प्रिपेयर करेंगे स्लिट्स बनाकर, उसके बाद ग्राफ्ट इम्प्लांटेशन होगा, उसके बाद कहीं जाकर आपकी ड्रेसिंग होगी फाइनली। और यहाँ एक लोकल एनेस्थीसिया दिया गया है मुझे। तो बेसिकली एक सैम्पल डोज है, ये देकर चेक किया जाता है क्या मुझे किसी भी टाइप की एलर्जी है एनेस्थीसिया से। तो अभी देखते हैं, 5-10 मिनट वेट करना पड़ेगा, उसके बाद प्रॉपर लोकल एनेस्थीसिया दिया जाएगा। उसके बाद प्रोसीजर शुरू होगा। जैसे जैसे चीज़ें होती हैं वैसे मैं आपको इस वीडियो में दिखाता हूँ। तो टोटल 5500 ग्राफ्ट्स मुझे ट्रांसप्लांट करे जाएंगे। तो ये शायद एक दिन में नहीं हो पाएगा, ये बोलते हैं बहुत लंबा प्रोसीजर है। तो आज और कल तो टोटल 2 दिन का प्रोसीजर होगा ये। तो देखते हैं कैसे चलता है, मैं उसके हिसाब से आपको अपडेट करता रहूँगा। दोस्तों देखिए, नंबर ऑफ ग्राफ्ट्स डिपेंड होगा आपके स्कैल्प की कंडीशन के ऊपर। जितने बाल आपके गए होंगे उसके हिसाब से आपको ग्राफ्ट्स लगाए जाएंगे। इस प्रोसीजर का नाम है FUE जो मैं कराने जा रहा हूँ। तो इस प्रोसीजर में क्या होता है, डोनर एरिया। तो डोनर एरिया वो होता है जहाँ पर आपके अच्छे बाल हैं, जहाँ से निकाल कर आपको बाल जिस जगह नहीं है वहाँ पर डाले जाते हैं। इसी का मतलब हेयर ट्रांसप्लांट होता है। यहाँ से एक्सट्रैक्ट करेंगे, देखिए आप ये देख सकते हो। तो इस एरिया से एक्सट्रैक्ट करेंगे और यहाँ पर डालेंगे। तो 5500 ग्राफ्ट्स, तो जिसमें 1-2 दिन तो डेफिनेटली लगेंगे, आज और कल। तो आज मेरा प्रोसीजर होगा, आज सारी मार्किंग होगी, बाल निकाले जाएंगे, ये सारा प्रोसीजर मैं आपको बताता हूँ। यहाँ डॉक्टर मेरे से पूछ रहे हैं कि आपने ब्रेकफास्ट किया या नहीं, क्योंकि सर्जरी से पहले ब्रेकफास्ट बहुत ज़रूरी है। और कुछ फ़ोटोज़ क्लिक करे जा रहे हैं मेरे पूरे स्कैल्प के, शायद बिफ़ोर एंड आफ्टर के लिए। और ये शुरू हो गई है मार्किंग। सो देखिए, जिस तरीके से मार्क कर रहे हैं उस तरीके से ही ट्रांसप्लांट होगा। अब आ गया हूँ मैं मेरे बाल की कुर्बानी देने के लिए। फाइनली यहाँ मेरे बाल ट्रिम करे जा रहे हैं सर्जरी से पहले। हेयर डिजाइनिंग करने के बाद कुछ ऐसा होगा, आपके बाल ट्रिम कर दिए जाएंगे। और आप देख सकते हो ये जो डिजाइनिंग है, ये जो मार्किंग है, उसके हिसाब से आपका हेयर ट्रांसप्लांट होगा। इस वाले पोर्शन में आप देख सकते हो, देखिए ये है हेयर लाइन। देखिए कुछ ऐसी मार्किंग हुई है, तो यहाँ से हेयर लाइन स्टार्ट होगी। देखिए आ चुके हैं हम ऑपरेशन थिएटर में। पल्स मॉनिटर हो रहा है और बाकी के पैरामीटर्स चेक करे जा रहे हैं सर्जरी शुरू करने से पहले। तो देखिए ये पीछे से जो डोनर एरिया होता है वहाँ से निकाले गए ग्राफ्ट्स हैं, इसी को इम्प्लांट करते हैं। फ्रंट साइड जहाँ पर बाल नहीं है, और मुझे एक डाउट था इसको काउंट कैसे करते हैं। तो यहाँ देखिए ये जो सर है यहाँ बैठकर काउंट कर रहे हैं इसको।
ये भी ग्राफ्ट्स ही हैं। 5500 में 50 to 60% डे 1 में ग्राफ्ट्स निकाले जाएंगे। देखिए यहाँ पर काउंटिंग चल रही है। ये जो स्लिट बनाते हैं वो सब मैं ना दिखा पाऊंगा और ना आप देख पाओगे, तो उसको रहने देते हैं। हेयर ट्रांसप्लांट में सबसे बड़ी कला स्लिट में होती है। स्लिट छोटे छोटे होल्स बनाए जाते हैं जहाँ पर आपका हेयर ट्रांसप्लांट होना है, तो स्लिट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। वो एक ब्लेड से स्लिट किया जाता है। मेरे केस में मैंने जो प्रोसीजर ऑप्ट किया है उसका नाम है सफ़ायर। तो सफ़ायर दुनिया का सबसे थिनेस्ट ब्लेड है जिससे आपका हेयर ट्रांसप्लांट होता है। तो स्लिट जो है उस ब्लेड से होल्स बनाया जाता है, उसको स्लिट बोलते हैं। वैसे मैंने जो प्रोसीजर ऑप्ट किया है वो है FUE। FUE में क्या होता है, पीछे से सिंगल सिंगल बाल, सिंगल सिंगल ग्राफ्ट निकाल के डाले जाते हैं। एक और प्रोसीजर है जिसका नाम है FUT, जिसमें एक पूरी स्ट्रिप निकाली जाती है। इतनी बड़ी स्ट्रिप पीछे से कम्प्लीटली निकाली जाती है, उसके अंदर से ग्राफ्स निकाले जाते हैं। तो ये दो अलग अलग प्रोसीजर है। दोस्तों अभी तक जितना भी हुआ है मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए सबसे पहले अंदर लेकर जाएंगे, उसके बाद आपको एनेस्थीसिया दिया जाएगा। जहाँ से आपके बाल, आपके ग्राफ्स निकाले जाएंगे वहाँ पर भी कोई एनेस्थीसिया दिया जाएगा, लोकल एनेस्थीसिया। मल्टीपल इंजेक्शंस लगेंगे पीछे दोनों एरिया में, और जब इम्प्लांट करेंगे तब यहाँ पर लोकल एनेस्थीसिया दिया जाएगा, मल्टीपल एनेस्थीसिया, ताकि ये वाला हिस्सा सुंड हो जाए। हाँ, जब लोकल एनेस्थीसिया दिया जाता है तब पेन थोड़ा होता है, वही इंजेक्शन वाला पेन होता है। स्कैल्प के अंदर थोड़ा ज़्यादा पेन होता है, लोग बोलते हैं कि नहीं होता। मैंने बहुत सारी रिसर्च करी थी, बट सारी रिसर्च धीरे की धीरे रह गई। पेन होता है क्योंकि एक इंजेक्शन नहीं होता, मल्टीपल इंजेक्शन होते हैं। जब लोकल एनेस्थीसिया दिया जाता है तब पेन होता है, अदरवाइज पेन नहीं होता। एक और फोटो सेशन पहले दिन की सर्जरी के बाद। पहले दिन के बाद कुछ ऐसी महादशा है मेरे सर की। तो आज के दिन में 3000 ग्राफ्ट्स लाए गए हैं। तो बाकी का जो भी है 2500 या जितना भी हो पाएगा वो सेकेंड डे होगा, जो कल है। तो आज के लिए बस इतना ही, कल मिलते हैं। आज मेरा दूसरा दिन है। आज भी वही, आज दोनों एरिया से ग्राफ्स निकाले गए और कल के मुकाबले में आज ग्राफ्स थोड़े ज़्यादा निकाले गए, क्योंकि यहाँ से साइड से, लेफ्ट साइड और राइट साइड से भी ग्राफ्स निकाले गए। एरिया है क्राउन, यहाँ पर आज ट्रांसप्लांट करेंगे तो ग्राफ्स थोड़े ज़्यादा निकाले गए हैं ताकि ये पूरा एरिया कवर हो सके। तो फाइनली दोस्तों आज 2 दिन की सर्जरी कंप्लीट हो चुकी है। मेरा 2 दिन का हेयर ट्रांसप्लांट कंप्लीट हो चुका है, और सर्जरी होने के बाद कुछ ऐसी हालत है स्कैल्प की, आप देख सकते हो कम्प्लीटली कवर किया गया है, हेयरलाइन से लेकर क्राउन तक। दोस्तों आज मेरा तीसरा दिन है। मैं आया था यहाँ मेरी ड्रेसिंग कराने के लिए। आप देख सकते हैं ड्रेसिंग कराई है, और ड्रेसिंग हुई है मेरे दोनों एरिया पीछे और साइड में, आप देख सकते हो। और आज से शुरू होंगे मेरे एंटीबायोटिक्स, बहुत सारी चीज़ें दी गई है। देखिए यही है वो मेडिसिन जो हमें हमारे 3rd डे मेरे हिसाब से, बट इनके हिसाब से आज डे 1 होगा, क्योंकि ये फर्स्ट डे और सेकंड डे सर्जरी का काउंट नहीं करेंगे। डे 1 से डे 7 आपको ये मेडिसिन खाने होते हैं। आप देख सकते हो, मैं एक एक करके आपको बताता हूँ कौन सी मेडिसिन किस चीज़ के लिए है और ये कैसे अप्लाई करी जाती है। 4 अलग अलग टैबलेट्स दिए गए हैं। ये टैबलेट है गैस्ट्रिक के लिए, ये टैबलेट है एंटीबायोटिक, ये है स्वेलिंग के लिए, और ये है पेन के लिए। तो ये 4 टैबलेट्स हैं। ये 3 टैबलेट सुबह और शाम, ये खाने से पहले, क्योंकि गैस की टैबलेट है। देखिए सलाइन वाटर दिया गया है। ये सलाइन वाटर आप इस बोतल के अंदर भर के आपका जो ट्रांसप्लांटेड एरिया है सामने वाला, तो उसके ऊपर आपको स्प्रे करना है। इनके हिसाब से हर 1 घंटे में 2 बार स्प्रे करना होगा आपको। वैसे मैं सिर्फ 1 घंटे में 1 ही बार स्प्रे करता हूँ इसको। ट्रांसप्लांटेड एरिया को ड्राई नहीं रखना है, इसलिए इस वजह से इन्होंने सलाइन वाटर दिया है जो आपको स्प्रे करते रहना होगा। और आपका जो डोनर एरिया है, पीछे वाला एरिया जहाँ से ग्राफ्ट्स निकाले गए हैं, उसके ऊपर आपको ये जो सोल्यूशन दिया है माइक्रोबाइसिडिल सोल्यूशन, ये आपको लगाना होता है। कॉटन भी दिया है, इस कॉटन पर आप थोड़ा डालकर जहाँ पर भी आपको वुंड हुआ है वहाँ पर ये कॉटन में लेकर लगाना होगा। उसके बाद ये क्रीम लगानी होगी आपको, फ्यूसिडिक एसिड क्रीम। तो ये लगाने के लिए आप ये ग्लव्स यूज़ कर सकते हो। और आपको ये ग्रैन्यूल्स दिए गए हैं, ये एक सप्लीमेंट की तरह काम करते हैं। ये हेल्प करते हैं आपके ब्लड सर्कुलेशन को और एनर्जी लेवल्स हाई रखने के लिए आपको ये हेल्प करता है, क्योंकि आप अभी अभी सर्जरी से बाहर आए हो, ऐसे सप्लीमेंट की ज़रूरत रहेगी आपको। ये सर्जिकल कैप इसलिए दिया गया है क्योंकि सबसे पहले तो 7 दिन के लिए डे 1 से डे 7 तक आपको बाहर ट्रैवल नहीं करना है अननेसेसरली। अगर फिर भी बहुत इमरजेंसी में अगर आपको ट्रैवल करना पड़ा तो आप ये सर्जिकल कैप पहन कर ही बाहर ट्रैवल कर सकते हो। तो ये चीज़ें दी गई हैं। तो डे 1 से डे
डे 7 के बीच में थोड़े कॉम्प्लिकेशंस आ सकते हैं। आज मेरा डे 4 है, कुछ डिफिकल्टीज आए हैं जो मुझे लगा कि आपके साथ मैं डिस्कस करूं। सबसे पहली डिफिकल्टी, आपको माइल्ड पेन रहेगा यहाँ पर भी, और स्पेशली ट्रांसप्लांटेड एरिया में डायनापर टैबलेट इन्होंने ही रेकमेंड किया है, तो डायनापर टैबलेट आप ले सकते हो। कल वैसे मुझे पेन थोड़ा ज्यादा ही था, तो मैंने डायनापर टैबलेट लिया और थोड़ा बहुत सुकून मिला मुझे। वैसे पेन कैसे आया ये भी बता देता हूँ मैं आपको। ये लोग ये भी रेकमेंड करते हैं कि आप ऐसे राइट साइड सर रखकर नहीं सो सकते या लेफ्ट में सर रखकर नहीं सो सकते, क्योंकि अब जैसे ही इस तरफ आप अपना सर रखकर सोएंगे तो सारा ब्लड सर्कुलेशन इस तरफ आ जाएगा, आपको स्वेलिंग होगी और आपको पेन भी होगा, जो वाकई में सही है। एक्चुअली मैं सो रहा था तो पता नहीं चला, मैं राइट में मुड़कर मैं सो गया एक रात। उसके बाद से मुझे आप देख सकते हो ये स्वेलिंग आ गई है। तो आप जैसे भी सोए इसको आपको प्रोटेक्ट करके रखना है, तो इस चीज़ के बारे में आपको बहुत केयरफुल रहना होगा। तो मैंने डॉक्टर को कॉल किया, उन्होंने बोला कि नॉर्मल है, स्वेलिंग भी नॉर्मल है और यहाँ पर पेन आना भी नॉर्मल है। तो डे 1 से डे 7 के बीच में ये सारी चीज़ें होंगी। इन्होंने जितने भी आपको टैबलेट्स दिए हैं, जो भी क्रीम दिए हैं, जो भी सोल्यूशन दिया है, ये आप यूज़ करिए। 7 दिन के बाद 8वें दिन इनके हिसाब से डे 8 होगा हमारा फर्स्ट हेड वॉश। हेड वॉश से याद आया, आप डे 1 से डे 7 के बीच में आप हेड वॉश नहीं ले सकते, बॉडी वॉश आप ले सकते हो, बट हेड वॉश के लिए आपको 8वें दिन इनके क्लिनिक जाना होगा, या फिर आप हेड वॉश घर पे भी कर सकते हो, बट प्रोसीजर थोड़ा अलग होता है। तो मैंने प्रेफर किया मैं क्लिनिक जाकर डे 8 को मेरा फर्स्ट हेड वॉश लूँगा। तो डे 7 तक मुझे टैबलेट्स दिए हैं, तो डे 8 को क्या टैबलेट्स लेना होगा, उसके बाद क्या टैबलेट्स लेना होगा, क्या मेडिसिन स्टार्ट करनी होगी, ये सारा कुछ मुझे डे 8 पर मालूम पड़ेगा। तो डे 8 क्लिनिक जाता हूँ, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ। आज है हमारा डे 8 और मैं आया हूँ क्लिनिक क्योंकि मेरा यहाँ होने वाला है हेड वॉश। वैसे आप भी अपना हेड वॉश घर पर कर सकते हो, तो रिस्क होता है हमारे ग्राफ्ट्स निकलने का, इसलिए बेहतर है आप क्लिनिक आकर आप अपना हेड वॉश करा लें। वैसे हेड वॉश कराने से पहले डे 7 की रात को, मतलब एक रात पहले, क्लिनिक आने से एक रात पहले आपको कोकोनट ऑयल अप्लाई करना होगा अपने पूरे स्कैल्प पर। क्लिनिक आने से पहले आपको मॉइस्चराइजर, कोई भी मॉइस्चराइजर आप अप्लाई कर सकते हो, धीरे से आप अपने स्कैल्प के ऊपर अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि कोकोनट ऑयल और मॉइस्चराइजर स्कैल्प पर अप्लाई करने से आपका स्कैल्प थोड़ा सॉफ्ट होगा, तो आसानी होगी वॉश करने में आपके स्कैल्प को, बिना आपके ग्राफ्ट्स को तकलीफ पहुंचाए। तो देखिए कुछ ऐसी हालत है, रात में ऑयल करा था इसको और मॉइस्चराइजर लगाया था सुबह में। देखिए बेबी शैम्पू डाला है उस जग के अंदर, पानी के साथ मिक्स करके अभी लगा रहे हैं। थोड़ी देर लगाकर उसके बाद वॉश करेंगे। दोस्तों देखिए हेड वॉश लेने के बाद कुछ ऐसी हालत है मेरे स्कैल्प की। तो अभी बारी है डे 8 से डे 90th, तो 3 महीने की मेडिसिन मुझे दिए गए हैं। तो डॉक्टर स्वाति प्रिया न्यूरूट से मेरे सामने बैठी हैं, जो आपको एक्सप्लेन करेंगे। Hi everyone, this is Dr. Swati from Neuroots Bangalore. So here I am with the medicines that we actually give to our patients post surgery, which is about a course of 3 months, and we already have given the written material. Everything is printed and patients just have to follow the instructions. Now amongst the instructions, we do put patients under multivitamins and supplements like omega, folic acid and rest other things. The main important medicine which is to be included is your DHT blocker, which helps in blocking the dihydrotestosterone. Along with that, the topical minoxidil has also been given along with the antifungal shampoos. So patient has been asked to continue the course of medicine for over 3 months, and post 3 months is when they come back and they get their PRP session. Thank you. दोस्तों देखिए यही वो रीज़न है जिसके लिए आपको एक प्रॉपर रिनाउंड और रिलायबल क्लिनिक में आपका हेयर ट्रांसप्लांट कराना होगा। आजकल बहुत सारे लोग टेक्नीशियंस के पास अपना हेयर ट्रांसप्लांट कराते हैं और बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस झेलने पड़ते हैं उनको। यही वो रीज़न है जिसकी वजह से मैंने न्यूरूट्स को चूज़ किया बैंगलोर में, क्योंकि देखिए आपके पास यहाँ डॉक्टर्स आपके सपोर्ट के लिए हैं। कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं दोस्तों, चलिए कॉम्प्लिकेशंस नहीं तो एटलीस्ट एक छोटा सा पेन तो आ सकता है किसी को भी, मुझे भी आया था। पहले मुझे बताया गया था पेन आने पर मुझे क्या करना होगा डॉक्टर्स के द्वारा। वैसे भी अगर मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए थी तो मैं डॉक्टर्स को कभी भी रीच आउट कर सकता था। तो देखिए ये सारी चीज़ें हैं जिसकी वजह से मैंने एक रिनाउंड और रिलायबल हेयर क्लिनिक ऑप्ट की, बजाय एक टेक्नीशियन के पास जाकर अपना हेयर ट्रांसप्लांट कराना। दोस्तों हेयर ट्रांसप्लांट कराए हुए 45 डेज हो चुके हैं और
आप देख सकते हो मेरा स्कैल्प, छोटे छोटे बाल उग आए हैं। देखिए यहाँ पे आपको शेडिंग देख सकते हो आप। सो बेसिकली क्या होता है, 4 हफ्ते से 8 हफ्ते के बीच में शेडिंग स्टेज होता है। शेडिंग का मतलब आपके जितने भी ट्रांसप्लांटेड हेयर हैं वो सारे के सारे नहीं, कुछ केस में 30% से लेकर 90% तक आपके बाल झड़ सकते हैं, इसको बोलते हैं शेडिंग स्टेज। तो मेरे भी बहुत सारे ट्रांसप्लांटेड बाल झड़े हैं, आप देख सकते हो स्कैल्प। तो अब तक था शेडिंग स्टेज, इसके बाद आएगा रेस्टिंग फेज। वो भी एक स्टेज होता है जहाँ पर शेडिंग होने के बाद एटलीस्ट 1.5 महीना आप कोई न्यू हेयर ग्रोथ नहीं देख सकते। इनके हिसाब से मैंने क्लिनिक कॉल किया था, उन्होंने कहा कि 3 महीने के बाद, मैंने मेरा ट्रांसप्लांट कराया था जुलाई 14 को, तो अक्टूबर 14 से नया हेयर ग्रोथ शुरू होगा। तो ऐसा कुछ है मेरे स्कैल्प की कंडीशन। तो चलिए देखते हैं, और 45 डेज रेस्टिंग फेज कंप्लीट करके मैं मिलता हूँ 4 या 4.5 महीने के बाद आपको न्यू हेयर ग्रोथ दिखाने के लिए। सो दोस्तों 3.5 महीने हो चुके हैं मेरे ट्रांसप्लांट को होकर। अब आप देख सकते हो मेरे स्कैल्प को बहुत ही अच्छी ग्रोथ आई है 3.5 महीने में। और ये जो सेगमेंट मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ ये इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि एक प्रोसीजर कराने के लिए आया हूँ मैं। जैसे आप इनके पास हेयर ट्रांसप्लांट का पैकेज लेते हो, उस पैकेज में आपको 3 PRP सेशंस भी फ्री होते हैं। मेरा पहला PRP सेशन कराने के लिए आया हूँ मैं, तो मैं आपको दिखाता हूँ PRP सेशन होता क्या है। सो PRP का डेफिनेशन है प्लेटलेट रिच प्लाज्मा। सो बेसिकली क्या होता है, ये यहाँ से ब्लड लेते हैं हमारा, फिर उसको सेंट्रीफ्यूज करते हैं उस मशीन में, उसमें से प्लाज्मा निकलता है जो हमारे स्कैल्प में इम्प्लांट किया जाता है नीडल्स के द्वारा। देखिए यही वो मशीन है जिसमें जो ब्लड लिया गया है वो इसके वो अंदर रख के इसमें से प्लाज्मा अलग करते हैं। देखिए सेंट्रीफ्यूज करने के बाद ऐसे सिरिंजेस में प्लाज्मा को ले लेते हैं और ये आपके स्कैल्प पे इंजेक्ट करते हैं। चलिए पीआरपी के बेनिफिट्स मैं आपको बता दूं। पीआरपी में ग्रोथ फैक्टर्स होते हैं जो नए ट्रांसप्लांटेड हेयर फॉलिकल्स को बेटर सरवाइव करने और ग्रो करने में मदद करते हैं। पीआरपी ट्रीटमेंट से ट्रांसप्लांटेड और एग्जिस्टिंग दोनों तरह के बालों की थिकनेस और ओवरऑल डेंसिटी इंप्रूव होती है। ऑलराइट दोस्तों, वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबा हो रहा था, मैंने सोचा इस वीडियो को एंड करते हैं। आज 4 महीने हो चुके हैं मेरे हेयर ट्रांसप्लांट को कराए हुए। आप मेरे बाल देख सकते हो 4 महीने के बाद कितना ग्रोथ आया है मेरे बाल में। दोस्तों बेसिकली हेयर ट्रांसप्लांट कराने के बाद एटलीस्ट 8 महीने के बाद अच्छे खासे बाल आपको देखने के लिए मिलेंगे। 4 महीने में ही मुझे अच्छी खासी ग्रोथ आ गई है, आप देख सकते हो। हाँ, क्राउन के हिस्से में थोड़े बाल आना बाकी है। जैसे मैंने कहा 8 से 10 महीने लगेंगे आपको पूरे बाल आने के लिए। पहले 2 महीने में आपके बाल श्रेड होते हैं, तो बेसिकली बाल झड़ते हैं, मैंने आपको दिखाया भी है वो वाला स्टेज। तो सिर्फ 2 महीने की ग्रोथ है ये। आई एम रियली सेटिस्फाइड। ये कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, मुझे न्यू रूट से कोई पैसे नहीं मिले क्योंकि मैं इस दिक्कत से गुजर रहा था। मुझे हेयर ट्रांसप्लांट कराना बहुत ही ज़रूरी हो चुका था, तो इसलिए मैंने हेयर ट्रांसप्लांट कराया। एक चीज़ आप याद रखिए, आपको रिनाउंड क्लिनिक से ही, प्रोफेशनल से ही अपना हेयर ट्रांसप्लांट कराना होगा। तो दोस्तों ये था मेरा वीडियो हेयर ट्रांसप्लांट के ऊपर। मैंने शुरू से लेकर एंड तक आपको बताया है। मैं इसको और लंबा करना नहीं चाहता था। अगर आपको 6 महीने या 8 महीने में मेरे बाल की ग्रोथ कैसी है देखनी है तो आप मेरे चैनल में देख सकते हो, क्योंकि मैं ट्रैवल करता रहता हूँ तो मेरे चैनल में मैं आपको मिल जाऊँगा। तो आप देख लेना, जैसे भी मेरे बालों की ग्रोथ है वो आपको पता चल ही जाएगी। अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया है, इस वीडियो को लाइक करिए। मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए। मेरे चैनल को ऑलरेडी सब्सक्राइब कर चुके हो तो बेल नोटिफिकेशन को प्रेस करें ताकि मेरे फ्यूचर में जो वीडियोज़ आने वाले हैं उनका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तब तक के लिए take a very good care of yourself. Thank you so much for watching. Stay tuned for the next vlog. This is Arman signing off.